हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने जो पहला अध्याय है वर्ण विचार, उसका अध्ययन किया पिछली कक्षा में। आप हमारे चैनल पे जाके इसको देख लीजिएगा। आज की कक्षा में हम वर्ण विचार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमने इस पुस्तक को इस प्रकार से विभाजित किया है कि हम इसके एक अध्याय का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे हमारे इस वीडियो में जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं और आगे भी घुमा फिरा कर यही प्रश्न कहीं ना कहीं हमें अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आप हमें बताइएगा कि हमारा ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि हम पहले पुस्तक का अध्ययन करेंगे, सभी जो अध्याय हैं वो बारी बारी से पहले पुस्तक के अध्याय पढ़ेंगे और तत्पश्चात हम एक एक कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलग अध्याय बनाएंगे। और अगर आप चाहेंगे कि हम पहले एक अध्याय का अध्ययन करेंगे, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, फिर हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे, फिर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, तो आज हम वर्ण विचार से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। जब हमने हमारा वर्ण विचार से संबंधित पहला अध्याय किया था पिछली कक्षा में, तो हमने संयुक्त व्यंजन से संबंधित चर्चा की थी। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 3 होते हैं, क्ष, त्र और गे। जो क्ष है यह क और षटकोण वाले स से मिलकर बना होता है। जो त्र है यह त और रे से मिलकर बना होता है। और जो ग है यह ज और य से मिलकर बना होता है। तो प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो ड नहीं है, ड़ भी संयुक्त व्यंजन नहीं है, ढ भी संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। तो हमारा आंसर हो गया नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। न जाने कितनी ही बार हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। और री और आ से संबंधित जो आपका द्वंद्व है यह भी हम पिछली कक्षा में दूर कर चुके हैं कि री जो स्वर है यह स्वर तो है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि री एक स्वर है, बिल्कुल री एक स्वर है, यह एक संस्कृत का स्वर है और यह एक आगत स्वर है जो हिंदी में अपना लिया गया है। और हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या मानी गई है वह 11 है। अनुनासिक का संबंध होता है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। यह प्रश्न भी आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आपको लगेगा अनुनासिक का संबंध नाक से है, लेकिन नहीं, अनुनासिक का संबंध नाक और मुख से है। क्योंकि जब भी हम अनुनासिक शब्दों को बोलते हैं, अनुनासिक मतलब क, च, ट, त, प वर्ग के जो अंतिम वर्ण हैं ङ, य, ण, न और म, ये 5 वर्ण यह नाक और मुख की सहायता से बोले जाते हैं, नाक में बोले जाते हैं, मुख की सहयोग से बोले जाते हैं। इसलिए अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह से हो गया। कंठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है। कंठ ध्वनि की हमने बात की थी। कंठ ध्वनि में जो क वर्ग है वह आता है, तो पहला ही हमारा उत्तर सही हो जाता है। कंठ ध्वनि में क आता है, क, ख, ग, घ और ङ। मोहन आज घूमने गया, यह विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न है। अगली कक्षा में हम इसको अच्छे से हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, फ का उच्चारण स्थान कौन सा है। फ का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, नहीं होगा। फिर ओष्ठ, बिल्कुल ओष्ठ होगा क्योंकि फ प वर्ग में आता है और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, शब्दकोश से संबंधित प्रश्न है, अगली कक्षा में हल करेंगे। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे विषय से बाहर हैं, वो हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। पठ किस लकार का रूप है, यह भी हम लकार से संबंधित प्रश्न अगली कक्षा में देखेंगे। इसके पश्चात सभी जो प्रश्न हैं ये स्वर और व्यंजन से संबंधित होंगे। हमारा अगला प्रश्न है वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। जो ह वर्ण है ऊष्म में आता है, श, स, स और है। इसका उच्चारण स्थान कौन सा माना गया है का उच्चारण स्थान
कंठे माना गया है का उच्चारण स्थान कौन सा माना गया है? इसमें है कंठे, ये रहा कंठे है का उच्चारण स्थान माना गया है। जो कंठे है उसमें स्वर ए और आ, इसके साथ संपूर्ण क वर्ग और ह जो एक ऊष्म व्यंजन है, और इसके साथ ही विसर्ग, सभी को ध्यान में रखेंगे। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कंठे में क वर्ग के साथ जो स्वर हैं उसमें ए और आ, और ऊष्म ह और अयोगवाह विसर्ग को कंठे उच्चारण स्थान माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? यह अभी हम इस प्रश्न पर बात कर चुके हैं, 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अगर हम संयुक्त स्वरों की बात करें तो 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ए और बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ, ए औ और औ, ये 4 संयुक्त स्वर हिंदी वर्णमाला में माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये जो 4 स्वर यहाँ लिखे गए हैं, अ, छोटा ई, उ और री, यह संयुक्त स्वर नहीं है, यह मुख्य या मूल स्वर माने जाते हैं। इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, ऋस्व भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ व्याख्या में थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसको आप गौर कीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल मूल स्वर कितने हैं? इसका उत्तर होगा 4, और ये जो 4 हैं ये इनकी बात यहाँ की गई है, ये मूल स्वर है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में अगर हम स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो 25 हैं। 25 कौन से हैं? कै से लेके और मैं तक के जो वर्ण हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं, एक किसको छोड़ करके? च वर्ग को छोड़ करके, ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें य, र, ल, व, 4 अंतस्थ होते हैं और ऊष्म होते हैं। कौन कौन से? श, स और है, ये ऊष्म की श्रेणी में आते हैं। ये जो क, च, ट, त, प स्पर्श व्यंजन है, 25 जो वर्ग है ये 25 स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और जो च वर्ग है इसे स्पर्श संघर्षी वर्ग में भी गिना जाता है। कई बार अलग से पूछ लिया जाता है कि च, छ, ज और झ ये हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। हम पिछली कक्षा में इस पर बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी जो वर्णमाला है वो आपको पूरी अच्छे से याद कर लेनी है कि क, च, ट, त, प वर्ग किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में व्यवस्थित है। उसके बाद अंतस्थ, ऊष्म और 3 जो संयुक्त व्यंजन हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करना है, क्योंकि यह जो 11वां व्यंजन है यह कौन सा है? ट। आप हिंदी वर्णमाला को काउंट करेंगे तो 11वां वर्ण आएगा ट। इसमें नासिक्य व्यंजन कौन सा है? प्रश्न नंबर 16, नासिक्य हमने बात करी थी, कौन सा है? जो मैं जो व्यंजन है यह नासिक्य है। क्यों? क्योंकि क, च, ट, त, प का जो अंतिम वर्ण है ग, य, न और मैं, यह नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य वर्ण च वर्ण, च, छ, झ, झ और श। यहाँ तालु की बात कर रहे हैं कि तालु से बोलने वाले कौन से हैं? तो जो च वर्ग है वह तालु से बोला जाता है, और इसके साथ ही जो श है संकर वाला, इसकी बात भी हम कर रहे हैं, यह भी तालु से बोला जाता है। और तालु से एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, स्वरों में अगर हम बात करते हैं तो ई और ई ये तालव्य स्वर हैं। इसके साथ में स संकर वाला और च वर्ग ये तालु में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? दीर्घ स्वरों की बात हम कर चुके हैं। आ जो है यह दीर्घ स्वरों की श्रेणी में आता है। जो ह्रस्व स्वर हैं इनकी संख्या 4 है और जो दीर्घ स्वर हैं इनकी संख्या 7 है। कुल 11 स्वर हमारी हिंदी वर्णमाला में
आते हैं। इनमें उक्षिप्त व्यंजन कौन सा है? उक्षिप्त व्यंजन कौन सा है इनमें? उक्षिप्त कौन सा व्यंजन होता है? जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से नीचे गिर जाती है। उक्षिप्त कौन से थे? उक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, जिसमें जो ध्वनि है वो फेंके हुए की तरह प्रतीत होती है। तो उक्षिप्त कौन सा है? यह ड़। ड़ और ढ जो दो वर्ण हैं ये उक्षिप्त की श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ होता है फेंका हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। इनमें से स्वर परस्पर सवर्ण सजातीय हैं। इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण सजातीय हैं? इस पे उस अध्याय में हमने बात नहीं की थी, लेकिन इसका मतलब है कि जो दीर्घ स्वर होते हैं उसमें सजातीय स्वर और विजातीय स्वर होते हैं। तो जो सजातीय स्वर हैं उनमें कौन से स्वर आएंगे? सजातीय में उ और बड़ा उ। प्रश्न नंबर 20 देखिए, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? अभी हमने बात की तालु से छोटा ई और बड़ा ई, इसके साथ ही च वर्ग, और तालव्य में स संकर वाला श, ये तालु में आते हैं। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है च वर्ग में कौन सा आ रहा है? ज। च वर्ग में ये वर्ण। तालु से कौन से बोले जा रहे हैं? ई, च वर्ग, य और श। ये भी याद रखेंगे, य अंतस्थ का य और ऊष्म का स तालु से बोला जाता है। ऊष्म का स और अंतस्थ का य और स्वर का ई और बड़ा ई और च वर्ग, ये तालु से। ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये वही प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप इनको अच्छे से जब हल कर लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न जो है वह स्वर और व्यंजन से संबंधित गलत नहीं होगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको देखना है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, बिल्कुल सही है। ट वर्ग री या अंतस्थ रे जिसकी हम बात करते हैं और षटकोण वाला श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। श्व इसके साथ ही रे, ट वर्ग और री, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। अगला देखिए, य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। यह भी बिल्कुल सही बात है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यह भी सही है, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, यह बिल्कुल गलत है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? कथन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। इनमें से कौन सा कथन सही है? अब हमें सही कथन का चुनाव करना है। सही कथन देखना है। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं होता। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं होता। उच्चारण की दृष्टि से उ और बड़ा उ ओष्ठ्य माने गए हैं, यही गलत हो जाता है। यह सही हो जाता है, सॉरी, और यहाँ यह गलत हो जाता है। मात्राओं का स्वरों से संबंध होता है, क्योंकि स्वरों में भी तो हमें छोटा उ बड़ा उ की मात्राएं देखने को मिलती हैं। तो उ और बड़ा उ जो ओष्ठ्य माने गए हैं, यह कथन उच्चारण की दृष्टि से बिल्कुल सही है, क्योंकि ओष्ठ्य में उ और बड़ा उ के साथ और प वर्ग, इन दोनों को याद रखेंगे। ओष्ठ्य में छोटा उ बड़ा उ और प वर्ग ये ओष्ठ्य माने गए हैं, तो यही कथन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। ए का उच्चारण स्थान कंठे है। कंठे में अ और बड़ा आ और पूरा क वर्ग, इसके साथ ही ऊष्म है और विसर्ग अयोगवाह की बात हमने की थी। निम्नलिखित में से कंठ तालु स्वर कौन से हैं? कंठ तालु अर्थात कंठ तालु में कौन से स्वर आते हैं? तो ये देखिए यहाँ कंठ तालु, इसमें आते हैं ए और बड़ा ए। वे वर्ण जो कंठ और तालु से उच्चरित होते हैं, तो कंठ और तालु में आते हैं ये वाले। और इसके साथ ही कंठ और ओष्ठ का भी ध्यान रखेंगे। कंठ और ओष्ठ में आते हैं औ और औ, ये आते हैं कंठोष्ठ में और ये आते हैं कंठ तालु में। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ण के उच्चारण में जीभ दांतों का स्पर्श करती है? जीभ दांतों का स्पर्श
करती है। किसमें? जब हम कौन से वर्ण का उच्चारण करते हैं तो त वर्ग का। क्यों? क्योंकि जो जीभ है वह दांतों से स्पर्श करती हुई बोली जाती है, इसलिए इसे कहेंगे कि जीभ दांतों को स्पर्श किस वर्ण में करी है, तो जो त वर्ग है उसमें। क्योंकि जो तालव्य है उसमें तो तालु को स्पर्श करती है, मुंह के भीतरी भाग के ऊपर जो छत का पिछला भाग है उसको, और मूर्धन्य में मुंह के भीतरी भाग के अगले हिस्से को, और दंते में दांत को। तो दंते जो है वह त वर्ग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित रे का प्रयोग पुनर्निर्माण में हुआ है। ये शब्द आपको शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 27। अगर नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? अगर नीचे का होठ पूरा काट दिया जाता है तो ब की ध्वनि में, क्योंकि ओष्ठे का जब हम उच्चारण करेंगे जिसमें उ और बड़ा उ दो, तो ये स्वर और संपूर्ण जो प वर्ग आता है उसका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाएगा तो हम ओष्ठे की बात करेंगे, तो ओष्ठे में आता है ब। उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उक्षिप्त अर्थात फेंका हुआ, इसकी ध्वनि का पढ़ाई में हुआ है, क्योंकि ड और ढ को उक्षिप्त ध्वनि माना गया है। प्रश्न नंबर 29। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? जब अगर संयुक्त छोड़ देते हैं जो मूल वर्ण कितने माने गए हैं? 44। यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। किस क्रमांक में बड़ा ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? तालु में। बड़ा जो ई है वह तालव्य में च वर्ग के साथ आता है, अंतस्थ य और श बार बार आपको बता रहे हैं, तालु में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठे नहीं है। ओष्ठे की बात भी हम अभी कर चुके हैं कि ओष्ठे में उ और प वर्ग आता है, तो ओष्ठे में कौन सा नहीं है? ये च वर्ग में आता है, इसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ओष्ठे में क्या आता है? संपूर्ण प वर्ग, प फ ब भ म और उ। निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, आप अच्छे से इनको बार बार रिवाइज कर लेंगे। तो घंटा शब्द में अनुनासिक स्वर नहीं है। ए और बड़ा ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालु ये कहलाते हैं। अभी हमने बात की, ये कहलाएंगे कंठ तालु, और ओ और औ कहलाएंगे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ और कंठ तालु को आप अच्छे से याद कर लेंगे। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यह भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। यह संयुक्त वर्णों में आता है, क्ष, त्र और ज्ञ। प्रश्न नंबर 35। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की बात हम कर चुके हैं, पहला ही हमारा प्रश्न संयुक्त व्यंजन से संबंधित था। इसमें जो ज्ञ है यह संयुक्त व्यंजन है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ज्ञ किसके योग से बना है? इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। ज और ये के योग से ज्ञ बना है। क्ष, त्र और ज्ञ तीनों किस किस के योग से बने हैं? इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 38। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? अब घोष सघोष, इसकी चर्चा भी हम हमारा जो पहला अध्याय है उसमें आपको अच्छे से समझा चुके हैं कि सघोष या घोष किसे कहते हैं। सघोष या घोष जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है तो वो क्या कहलाते हैं? सघोष या फिर घोष। उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। यह तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो वर्ग है क, च, ट, त, प का, वह तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। इसके साथ ही य, र, ल, व और है और सभी स्वर, इनकी संख्या 30 होती है। ये ध्यान रखेंगे। घोष व्यंजन की, अघोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन का गूंज उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। इसमें वर्ण का पहला और दूसरा और इसके साथ में श, स और स और श्वास वायु में मात्रा के आधार पर भी इनको 2 वर्णों में बांटा है। इसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सघोष व्यंजन कौन से हो गए? ये और र हो गए। ये र, ल, व को भी हम सघोष में शामिल करते हैं, अभी हमने बात की। आगे देखिए,
सघोष व्यंजन 5 वर्णों में तीसरा चौथा पांचवा, और ये रलवा है सघोष व्यंजन होते हैं। किस क्रमांक में? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की हम बात कर चुके हैं। अंतस्थ य र ल व 4 होते हैं, तो किस क्रमांक में है? य और व यह अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 41, प और फ का उच्चारण स्थान कौन सा है? प और फ की हम कई बार बात कर चुके हैं कि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है, जिसमें प वर्ग और ऊ का उच्चारण स्थान होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तालु से जीभ नहीं टकराती है, किसमें? घ में, कंठे में, क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं। किस क्रमांक में? अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ की अगर हम बात करें तो यह किस वर्ण में अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ कौन से होते हैं? य, र, ल और व। तो किस में नहीं है? प में। ये यहाँ प इसका उत्तर हो जाएगा। ये हम बार बार इसका अध्ययन कर चुके हैं। वर्णमाला का बहुत अच्छे से अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया है, तो ये प्रश्न करने में हमें बिल्कुल कठिनाई नहीं आ रही है। किस क्रमांक में मूल स्वर है? मूल स्वर किस में है? ऊ, क्योंकि 4 जो मूल स्वर होते हैं ह्रस्व और लघु स्वरों की जिनकी हमने बात की वो मूल स्वर कहलाते हैं, और दीर्घ और गुरु जो स्वर होते हैं उनकी हमने बात की वो 7 होते हैं। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य जो है वह व्यंजन की बात हम कर चुके हैं। री के साथ जो ट वर्ग है, री के साथ जो ट वर्ग है वह मूर्धन्य में आता है। री और ट वर्ग, और र, व और श। र अंतस्थ और श ऊष्म व्यंजन में आता है। किस क्रमांक में? अघोष व्यंजन है। अभी हमने बात की घोष और अघोष की। घोष कौन से होते हैं? जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, और अघोष कौन से होते हैं? जिनमें कंपन पैदा नहीं होता है। और यह पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वह होता है, तो किसमें अघोष व्यंजन है की बात हम कर रहे हैं। त और ट में यह पहला और दूसरा होता है। किस क्रमांक में? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ का य, र, ल, व, तो किसमें है? ये और व, यह रहा। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की बात हम बार बार कर चुके हैं। आपको कोई कठिनाई नहीं आ रही होगी प्रश्न हल करने में। ऐसे ही प्रश्न स्वर और व्यंजन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन किसमें है? ह में है, क्योंकि हमने बात की कि तीसरा चौथा और पांचवे के साथ य, र, ल, व और है जो वर्ण है वह सघोष में आता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, और इसके साथ श, स और है, इसलिए सघोष महाप्राण है। क्योंकि हमने घोष और अघोष स्वर तंत्रियों के आधार पर बात की, और श्वास वायु की मात्रा के आधार पर भी वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख्य स्वर से कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है, और जिनसे अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो य, र, ल, व और है इसमें शामिल है। तो है जो है वह सघोष महाप्राण की श्रेणी में आता है। किस क्रम में ड और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? उक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन के लिए। किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत और अर्धविवृत, संवृत और अर्धस्वरत की बात हमने जो हमारा पहला अध्याय है उसमें अच्छे से की है। तो जो आ है यह विवृत स्वर है। इसकी सारणी भी आप देख करके इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, संवृत अस्मृत को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा। उच्चारण के कालमान को यानी उच्चारण में लगने वाला काल यानी जो समय होता है उसको क्या कहा जाता है? मात्रा। संधि किसे कहते हैं? पृष्ठ पर 2 वर्णों के मेल को। समास 2 शब्दों के मेल को। संक्षिप्त शब्द को। व्यंजन स्वर के सहयोग से बोली गई ध्वनि को। प्रश्न नंबर 53, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें कहते हैं? 2 मात्राओं वाले को गुरु कहते हैं। मूल स्वर हिंदी में होते हैं। संयुक्त स्वर 2 स्वरों को मिलाकर जो स्वर बनते हैं उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। गुरु जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है जैसे आ, और लघु जिनके उच्चारण में कम समय लगता है जैसे ए। बाह्य प्रियतन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद
होते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से कम निकलती है वो अल्प प्राण और अधिक निकलती है वो महाप्राण। किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तालव्य व्यंजन है हमने अभी बात की ई और ई, यानी छोटा ई और बड़ा ई, इसके साथ ही च वर्ग और अंतस्थ य और ऊष्म स, ये तालव्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 56, किस क्रम में सघोष व्यंजन नहीं है? घोष और अघोष की बात हम कर चुके हैं, तो किस में नहीं है? ये में नहीं है। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म की बात भी हम बहुत बार कर चुके हैं, ऊष्म में द नहीं आता। श संकर वाला, से षटकोण वाला, श और है वर्णों में ऊष्म, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण नहीं है, अर्थात ट में घोष वर्ण नहीं है, क्योंकि जो घोष वर्ण होता है उसकी बात हमने क्या की थी? तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, और इसके साथ यर लवह और सभी स्वर जो है वह घोष की श्रेणी में आते हैं। ओम को किस तरह का स्वर कहा गया है? प्लुत स्वर कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ओम को प्लुत स्वर कहा गया है। आगे देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मोह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहा जाता है? संवृत स्वर। वर्ण किसे कहा जाता है? किसी भाषा के लघुतम स्वरों को, या किसी भाषा के लघुतम व्यंजनों को, या किसी भाषा के लघुतम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसी भाषा की लघुतम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। री को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला में री को स्वर कहेंगे। री से संबंधित जो कन्फ्यूजन है वह आपका हम पहली कक्षा में दूर कर चुके हैं। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रम में माना जाएगा? र और बड़ा ऊ, यह रू का वर्ण विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 64, जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है। कहाँ मिलेगा वर्ण में स्थान? अगर पीछे आता है तो नीचे मिलेगा। क्यों? क्योंकि र का स्थान, र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे उस वर्ण में नीचे स्थान मिलता है। जैसे राष्ट्र, तथा किसी व्यंजन के पहले अर्थ स्वर आता है तो उसे उस वर्ण के ऊपर स्थान मिलता है जिसके पहले उसका उच्चारण हुआ हो, जैसे आशीर्वाद। आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से वर्तस्य है, अर्थात जो वर्तस्य ध्वनि है वह कौन सी है? तो यह है जय और से को माना गया है, तो इसमें ये से वर्तस्य की श्रेणी में आता है। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व व्यंजन जब एक ही वर्ण शब्द में दो बार आता है, एक अर्ध और एक पूरा, तो किसमें नहीं हुआ है? तो इसमें हुआ है बग्गा, कुत्ता, सच्चा, पर बलगा में नहीं हुआ है क्योंकि दो बार नहीं आया है। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ की बात हम बार बार कर रहे हैं, आप अच्छे से याद कर लेंगे। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन से संबंधित प्रश्न बार बार आ रहे हैं। अंतस्थ में य अलावा और ऊष्म में से और है। तो किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो य, र, ल और व है, और है किस में आएगा? है ऊष्म में आएगा। किस कर्म में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन 6, क्योंकि च वर्ग जो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में आते हैं वो पूरा च वर्ग है, तो इसमें च वर्ग में कौन सा शब्द आ रहा है? छ। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? यह है ल में। पार्श्विक लय में है। पार्श्विक क्या होता है? जिसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है उसको पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। यह ल है, इसे प्रकंपित व्यंजन वर्ण र होता है। प्रकंपित कौन सा होता है? र होता है, यह भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 70, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तालव्य व्यंजन किस में नहीं है? घ में तालव्य व्यंजन नहीं है, क्योंकि जो तालव्य है वह ई और च वर्ग में आता है, तो यह हो गया घ, क्योंकि यह कंठे में आता है। किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च किस में है? ऊ में। पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम में आता है, तो आ, उ, औ, औ, अंग और अह। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन दो नए स्वरों का विकास हुआ है? हिंदी में हुआ है ए और औ। ये दो नए स्वर
अपभ्रंश के बाद आए हैं, क्योंकि अपभ्रंश में कितने थे? 8 स्वर थे। पूछा जा सकता है प्रश्न, अपभ्रंश में कितने थे? उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तालव्य कौन सा है? हम बात कर चुके हैं। तालु का बार बार पूछा जा रहा है कि तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो ज। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 2 वर्ग बनते हैं। कौन कौन से? स्वर तंत्रियों के आधार पर घोष और अघोष, और श्वास वायु की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। बहुत अच्छे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। श्वास वायु के आधार पर अल्पप्राण, महाप्राण, और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर घोष, अघोष। यह बात हम कर चुके हैं। किस क्रमांक में? प्रश्न नंबर 80 अघोष व्यंजन है। अघोष है प और ब। हिंदी वर्णमाला के वर्ग के प्रथम और द्वितीय को अघोष में सम्मिलित किया गया है। किस क्रमांक में? अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण किस में है? त और फ में, क्योंकि अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण माना गया है, और सभी जो स्वर हैं वो भी अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा और स्वर। किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ तालु से नहीं टकराती है? ख में, क्योंकि जो ख है उसमें कंठे में बोला जाता है, जो कंठ का काम, कंठ को प्रयोग में लिया जाता है, तो जीभ तालु से यहाँ नहीं टकराती है। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन किस में नहीं है? न और मैं में। क च ट त प में कौन से जो हैं वह स्पर्शी नहीं है? तो जो क च ट त प का अंतिम वर्ण होता है यह नहीं होता है। न और थ का उच्चारण स्थान क्या है? न और थ का उच्चारण स्थान क्या है? न और थ का उच्चारण स्थान दंत्य है, क्योंकि दंत्य में त वर्ग, इसके साथ ही अंतस्थ ल और सरिता वाला स ऊष्म आता है। याद रखेंगे, न और थ का उच्चारण स्थान दंत्य है। दंत्य में त वर्ग प्लस इसके साथ ही र अंतस्थ, र नहीं, दंत्य में क्या आता है? ल, और स सरिता वाला ऊष्म में आता है। तो ल, स सरिता वाला और संपूर्ण जो त वर्ग है वह दंत्य में आता है। यह ल, त, ल, स, द दंत्य में आता है। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? घोष अघोष की बात हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ट में नहीं है। कौन से स्वर सवर्ण नहीं है? उ और ई सवर्ण नहीं है। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर माने गए हैं? हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर माने गए हैं। और कौन से स्वर परस्पर सवर्ण है? सवर्ण की बात की है हमने, ई और बड़ाई, अर्थात स यानी सजातीय स्वर की बात हो रही। किस शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है? किस शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन किसके आरंभ में है? स्नान के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है। व्यंजनों का सही क्रम कौन सा है? व्यंजनों का सही क्रम है श, स और स। ये स का क्रम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, आप ध्यान रखिएगा। स का क्रम। किस शब्द में 2 से अधिक संयुक्त व्यंजन है? ये जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं यह है पिछली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वह बीएड हो, चाहे वह शिक्षक भर्ती परीक्षाओं, सबसे संबंधित प्रश्न हैं जो आए हुए हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन तालव्य है? तालु की बात हम कर चुके हैं। तालव्य में ई और संपूर्ण च वर्ग आता है। कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ कौन सा नहीं है? उ। उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन कौन सा है? र है, यह लुंठित व्यंजन है। लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो र। लुंठित व्यंजन, इसमें मोह के एक सक्रिय उच्चारण के बीच में कपकपी या थरथराहट के व्यंजन को ध्वनि पैदा होती है, और र में जीवा का अगला भाग कपकपाता है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहा गया है। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य ल नहीं है, क्योंकि मूर्धा में री, ट वर्ग और र और श षटकोण वाला आते हैं। किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है? संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किस में किया गया है? तो विद्या में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। किस शब्द में र व्यंजन संयुक्त नहीं है? आश्रित में र संयुक्त नहीं है। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद कौन सा है? प, य, आ, से और
ये व्यास का वर्ण विच्छेद है। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? ल किस में रखा जाएगा? वत्स्य में, क्योंकि ल वर्ण का उच्चारण दंत्य से होता है। याद रखेंगे, ल का उच्चारण जो स्थान है वह किससे होता है? दंत्य से। ल अंतस्थ जो है उसमें आता है, अंतस्थ व्यंजनों में आता है, और यह त वर्ग के साथ बोला जाता है, इसलिए यह दंत्य से उच्चरित होने वाले र तुलसा दंता है। अतः र त वर्ग त ध ध ध न और ल स वर्णों का उच्चारण स्थान दंत्य है। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड़ और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में होगी? उक्षुप्त में। तालव्य व्यंजन है च, छ, झ और छ, यह तालव्य व्यंजन है। किस शब्द में य ए स्वर नहीं है? स्नेह में नहीं है, वैदिक में है, ऐक्य में है और पैतृक में है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष अघोष की बात हम कर चुके हैं, छ नहीं है। और किस शब्द में री स्वर नहीं है? री किस में नहीं है? रिवाज में नहीं, दृष्टि में है, कृष्ण में है, कृपा में है। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक की ध्वनियां हैं उनको हम अनुस्वार को कहते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठे नहीं है? तो जो वह ओष्ठे नहीं है, क्योंकि ओष्ठे में उ और बड़ा उ, इसके साथ ही जो प वर्ग है वह आता है ओष्ठे ध्वनियों में। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया गया है? 2 आधारों पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वर के नाम से। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अभी हम बात कर चुके हैं। छ, च, ज और ज अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को अल्पप्राण और महाप्राण 2 भागों में बांटा है। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, इसके साथ ही सभी स्वर और य र ल व वर्ग आता है। और महाप्राण में दूसरा, चौथा वर्ण और श, स और है महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। ये अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और जो वर्णमाला है इसमें स्पर्श, संघर्षी, अंतस्थ और ऊष्म, इनको तो आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो अगर वर्ण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो 99% जो चांस है वह यहीं से पूछे जाने का होता है। उच्चारण की दृष्टि से गय व्यंजन का सही रूप कौन सा है? कंठे, स्पर्शे, सघोष और अल्पप्राण की यह श्रेणी में आता है। अर्थात ये कंठे में आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है, सघोष है और अल्पप्राण भी है, क्योंकि एक अभी हमने बात की अल्पप्राण की 1, 3 और 5। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वृत्ताकार। ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार में उ, औ और आ आगत स्वर आते हैं। आगत स्वर, ये जो आ है ये किस में आता है? वृत्ताकार की में। और अवृत्ताकार की श्रेणी में आती है ए आ, ई और ए। विवृत में आ आता है और अर्धविवृत में ए औ ए और आगत आ आते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 115। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल स्वरों की बात हम कर चुके हैं। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या, बार बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है, 11 है। महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? ख और घ महाप्राण होते हैं, अभी हमने बात की। अगला प्रश्न देखिए, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? मूर्धन्य ध्वनियों की श्रेणी में आते हैं री और ट वर्ग, इसके साथ ही अंतस्थ र और ऊष्म स व्यंजन, ये मूर्धन्य ध्वनियों की श्रेणी में आते हैं। तालव्य व्यंजन है च, छ, ज और छ। ए स्वर का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कंठ तालुव्य स्वर कौन से हैं? ए। कंठ तालु और कंठोष्ठ को भी हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, दोनों आप याद रखेंगे। कंठ तालु ए ऐ और कंठोष्ठ में औ। किस वर्ण के उच्चारण में जीभ धातु का स्पर्श करती है? तो त में। स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों। किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? व्रतमुखी किस में नहीं है? आ में नहीं है। किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च स्वरों की भी बात हम कर चुके हैं, उ।
स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा जाता है। पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? पंचांग में ये जो ध्वनि है इसमें उल्लिखित हुआ है। स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। समस्त स्वर घोष वर्ण होते हैं। कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। घोष का अर्थ नाज या गूंज होती है। इसमें तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण य, र, ल, व, ह होते हैं। अघोष में पहला दूसरा वर्ण होता है और श, स, सह आते हैं और कुल संख्या 13 होती है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो ज, क्योंकि तालव्य में ई और च वर्ग, इसके साथ य और श वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? ब सघोष ओष्ठ्य और महाप्राण है, यह गलत है, क्योंकि जो ब है यह ओष्ठ्य होता है, यह तो सही है, लेकिन जो ब है यह सघोष भी होता है लेकिन महाप्राण नहीं होता, इसलिए यह दूसरा गलत हो जाएगा कि सघोष ओष्ठ्य तो होता है लेकिन महाप्राण नहीं होता। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? ई। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। पद की परिभाषा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? देशज विदेशज की बात में करेंगे हम। निम्न में से कौन सा नासिक्य व्यंजन है? तो न। नासिक्य में न, म, ग, ण और न आते हैं। तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ। ज और ध का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो तालव्य और दंते। किस क्रम में? अल्पप्राण ध्वनि। अल्पप्राण किसमें है? क और ल। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का संकर में नहीं होता है। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? क और ख। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अंग और अह। उच्चारण की दृष्टि से गय व्यंजन का सही रूप कौन सा होगा? कंठ, स्पर्श, सघोष और अल्पप्राण। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अध्याय नंबर 2 या यूँ कहें कि पाठ 2 का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।